हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार आपका अपने चैनल फार्मिंग नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये देखिए, आज मैं आपको अपनी गेहूं की फसल दिखा रहा हूं। देखिए, ये बाली की अवस्था में आ गई है दोस्तों। देखिए, लगभग 90 से 95% बालियां निकल आई है। देखिए, बालियों का साइज भी ठीक ठाक है दोस्तों, ना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ना ख़राब कर सकते हैं, मीडियम में आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई, अच्छी साइज है। तो दोस्तों, ये गेहूं मैंने 10 नवंबर को इसकी बिजाई की थी। तो उस हिसाब से ये आज 15 फरवरी है, तो वही 95-96 दिन की ये फसल हो गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस बार गेहूं में एक बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, वो है चूहे की। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा चूहा इस बार खेतों में हो गया है कि किसान इस बार क्या करेगा उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ मेरे खेत की कहानी नहीं है, लगभग हर खेत की यहाँ यही दशा है। सब में चूहे लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अभी तो मैं आपको खेत में घुसकर चूहे का बिल नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अभी सुबह का मौसम है और देखिए पत्तियाँ गीली हैं। तो अभी तो खेत में घुसने में नहीं बनेगा, तो मैं फिर कभी आपको दिखा दूंगा कि खेत में कितने ज़्यादा चूहे के बिल हैं। और ये देखिए, इधर से आपको दिख रहा होगा कि ऐसे रास्ता, तो ये सिंचाई हुई थी तो उसका पाइप इधर से गया था दोस्तों, तो उसमें गेहूं दब गए थे। तो धीरे धीरे ये ऊपर हो रहे हैं, देखिए कब तक ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, गेहूं अच्छा है या ख़राब है पौधा उसका, तो वो उसकी पत्तियां देखकर पता चलता है कि उसकी पत्तियां कैसी है। तो लास्ट पानी मैंने 8-9 दिन पहले दिया था दोस्तों। तो उसके बाद मैंने इसमें कोई यूरिया की खाद नहीं दी थी, क्योंकि उस समय 20-25% बालियाँ निकल आई थी। तो उस समय मैंने यूरिया खाद कुछ नहीं दिया था। और ये देखिए, मेरे पड़ोसी का ये गेहूं है, तो इसकी पत्तियों का आप साइज देख सकते हैं दोस्तों। ये मेरे से 2 दिन पहले ये बोई हुई गेहूं है, और मेरे गेहूं के पत्तों का आप साइज देख सकते हैं, दोनों में अंतर साफ दिख रहा है। जबकि इन्होंने लास्ट पानी के बाद यूरिया भी दिया है और मेरा बिना यूरिया वाला है। यूरिया मैंने पहले ही दे दिया था दोस्तों, जब ये लगभग 60 दिन की अवस्था में थी, क्योंकि अब इसमें यूरिया देने से कोई फ़ायदा है नहीं। पौधे बड़े हो जाएंगे और बालियाँ तो लंबी होगी नहीं, और गिरने का संभावना भी बढ़ जाएगा। तो क्लोरोफिल की भी कमी नहीं है दोस्तों। तो अगर मैं देखूंगा इसमें, हालांकि मैंने बुआई के समय पोटास का छिड़काव किया था, और एक बार मैंने 052-34 भी दे दिया था इसमें। तो अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि पोटास की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, अगर जो समय मिल पाता है तो मैं पोटास का भी छिड़काव इसमें, एक 0050 जो आती है उसमें कुछ फंजीसाइड मिला के मैं एक बार इसमें छिड़काव कर दूंगा। गेहूं तो बाहर से देखने में बहुत शानदार लग रही है, अगर जो चूहे इसमें नहीं लगते दोस्तों तो ये अच्छी पैदावार दे सकती थी। और ये गेहूं की वैरायटी 343 है दोस्तों। अनहद सीड्स की दोस्तों ये है 343। ये समझिए 40 किलो का कट्टा ये आया था 1400 के आसपास दोस्तों।
और ये तो खेत में मेरी झोपड़ी कुटिया जो आप बोल सकते हैं वो बना हुआ है, तो आप जानते ही हैं। और ये देखिए इसमें मेरा पाइप रखा हुआ है दोस्तों, सिंचाई वाला। और इधर देखिए दोस्तों ये क्या है, ये है जेई। जेई की फसल है दोस्तों। और इसमें मक्का भी बोया हुआ है, देख लीजिए, वहाँ भी देख लीजिए मक्का है, देखिए। तो ये जेई की फसल है दोस्तों। ये भी अब अच्छी खासी बड़ी हो गई है, लेकिन इसको मैं मार्च से खिलाना शुरू करूँगा। अभी तो मेरे पास और भी जेई है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं खिलाऊँगा। मार्च के बाद, मार्च से खिलाना शुरू करूँगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इस बार चूहे की जो समस्या है खेतों में, उसका क्या उपाय किया जाए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। 2 बार मैंने दवा का भी छिड़काव किया। वो जो दवा मार्केट में जिंक फास्फाइड जो आती है, वो मैंने गेहूं को पानी में फुलाकर फिर उसमें जिंक फास्फाइड, गुड़ और थोड़ा सा बेसन, ये सब मिला के छिड़काव किया। तो चूहे उसको खा भी लिए दोस्तों, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि खेतों में कोई कमी नहीं हुआ दोस्तों। चूहे उसी स्पीड से खेत को काट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पड़ोसी का गेहूं है। ये नीचे से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा गेहूं आप देख सकते हैं। और बालियों का साइज में भी अंतर है दोस्तों। देखिए मेरी बालियां जो है, और इधर देखिए ये बालियां जो है, और ये वैरायटी सेम ही है दोस्तों, ये भी 343 ही है। लेकिन इसमें उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें समय पर सही खाद नहीं, संतुलित खाद इसको नहीं मिल पाया दोस्तों। यूरिया, यहाँ ज़्यादातर किसान सिर्फ यूरिया, पानी सिंचाई करने के बाद सिर्फ यूरिया का छिड़काव करते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व पर ध्यान नहीं देते, जबकि पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी यूरिया डीएपी की। तो यहाँ ज़्यादातर किसान बुआई के समय डीएपी दे के बुआई कर देते हैं, उसके बाद फिर सिंचाई किया और यूरिया का छिड़काव 2 बार करते हैं, बस हो गया। लेकिन मैंने दोस्तों इसमें बुआई के समय डीएपी, पोटास और सल्फर ये दे के मैंने बुआई किया था दोस्तों। और फिर मैंने पहली सिंचाई के बाद इसमें यूरिया प्लस कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस जिंक 33% वाली जो आती है, ये सब मिलाकर मैंने उसका भुड़काव किया, खेत में उसको बो दिया। और फिर उसके बाद दूसरे पानी पर दोस्तों मैंने यूरिया सागरी का दानेदार जो आती है उसका छिड़काव किया। और एक स्प्रे मैंने 05234 प्लस स्वाधीन जो फंजीसाइड आती है, वो जिसमें सल्फर और टेबुकोनाजोल रहता है। तो एक फंजीसाइड और 05234 और एक हल्का कीटनाशक ले लिया था इमीडा, वो मिला के छिड़काव कर दिया था। उसके बाद फिर सिंचाई हुई। तो सिंचाई के बाद फिर मैंने इस बार कोई खाद नहीं दिया है, क्योंकि गेहूं का हाइट भी अच्छा खासा हो गया है दोस्तों। और अब इसमें यूरिया देने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब इसमें पौधे हाइट, सिर्फ हाइट पकड़ेंगे और बालियों का विकास ज्यों का त्यों रहेगा। और हो सकता है आगे अगर जो हवा चले तो पौधे गिर भी सकते हैं। तो इसलिए अगर होगा तो मैं 0050 का स्प्रे भी एक ले लूँगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके वहाँ तक जो दिख रहा है दोस्तों, जहाँ तक गेहूँ वहाँ तक ये मेरा ही गेहूँ है। देखिए तो आज मैंने गेहूँ बहुत दिनों बाद दिखाया दोस्तों। एक बार जब बुआई की थी उसी समय लगता है गेहूँ दिखाया था, उसके बाद मैंने आज ही दिखाया। और देखिए ये गुल्ली डंडा भी खेतों में है दोस्तों, जबकि मैंने इसमें स्प्रे भी किया है गुल्ली डंडे के लिए, जो स्पेशल जो दवा आती है। एक बार मैंने 2,4-D का इस्तेमाल किया दोस्तों, तो उससे गुल्ली डंडा तो नहीं मरी, लेकिन सरसों और बथुआ और भांग इस टाइप की जो खरपतवार थी वो सब ख़त्म हो गई, लेकिन गुल्ली डंडा नहीं मरा। तो उसके लिए मैंने फिर से दोस्तों स्प्रे किया था एक क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल के नाम से जो आती है खरपतवार नाशी, जो सिर्फ गुल्ली डंडे के लिए होती है। तो मैंने उसका स्प्रे किया, लेकिन कहीं कहीं छूट गया है दोस्तों, कहीं कहीं है गुल्ली डंडा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में था, अब बहुत कम है। तो उस दवा ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो अगले बार से दोस्तों मैं 2,4-D के साथ क्लोडिनोफॉप पहले से ही मिला के और एक ही बार छीटूंगा। इस बार मुझे 2 बार खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी गेहूं को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। मेरे पड़ोसी से गेहूं थोड़ा मेरा बड़ा ही है, क्योंकि लोग कहते हैं खरपतवार नाशी इस्तेमाल करने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन मुझे इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तो इस्तेमाल किया तो उस समय खेत में नमी थी दोस्तों। तो अगर नमी वाले खेत में आप लोग खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखना पसंद ही नहीं करते। तो मैं फिर और फसलों को दिखाऊंगा दोस्तों। मेरी मसूर भी है, कम मात्रा में ही है लेकिन है। वो इधर बारिश हो गई तो कल मैं उसमें स्प्रे करूँगा, तो अगर हो सके तो मैं कल दिखा दूँगा आप लोग को कि मसूर कैसी है। तो मेरे वीडियो को में प्यार देने के लिए आप सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद।